Good morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your new chapter Agriculture Reform of History. That's very interesting. इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर रिफॉर्म का मतलब है कि कृषि में क्या सुधार हुए, भारत में कृषि में क्या सुधार हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं आपको बताते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, जो चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें क्या लर्न होना चाहिए इसके बारे में बताया गया। द कंपनी बिकम्स द दीवान। तो कंपनी क्या है, दीवान बनी। पहले दीवान हुआ करते थे, एक प्रकार के मुखिया जिसके हाथ में पूरी पावर हुआ करती थी किसी एक स्पेसिफिक प्लेस की, वो दीवान कहलाते थे। तो कंपनी क्या बन गई, पहले दीवान बन गई। रिवेन्यू फॉर द कंपनी, रिवेन्यू से मतलब होता है टैक्स, यानी कि कंपनी के लिए टैक्स। नीड टू बी इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कंपनी को क्यों लगा कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, कि उसकी आवश्यकता क्यों, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है द माहलवारी सेटलमेंट। माहलवारी सेटलमेंट क्या है, एक ज़मीन बंदोबस्त में आता है, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मुनरो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द डिमांड फॉर द इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है नील, नील की डिमांड के लिए हम पढ़ेंगे। मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता था उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इसके लास्ट में आप क्या पढ़ेंगे, द ब्लू रिवेलियन। रिवेलियन का मतलब है विद्रोह, यानी कि ब्लू मतलब नीला और रिवेलियन का मतलब है विद्रोह, यानी कि नीली क्रांति भी बोल सकते हैं इसको। तो नीली क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर आपके अच्छे हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक आपका पढ़ते हैं, द कंपनी बिकम द दीवान। कंपनी दीवान कैसे बनी, किस प्रकार से है। तो उस समय जब कंपनी यहाँ पर आई थी तो उस समय यहाँ पर क्या मुगल शासन चल रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम शासन था, मध्यकालीन जो इतिहास है भारत का उसी के अंदर ये लोग आए थे, तो उसमें पढ़ रहा था। हालांकि ये लोग आधुनिक भारत के भी कुछ सालों तक ये यहाँ पर रहे हैं, तो लेकिन ये मध्यकाल में जब मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पर था तब इन्होंने एंट्री की थी ब्रिटिशर्स ने। तो द मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, मुगल एम्परर कौन था उस समय, शाह आलम द्वितीय, अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। उन्होंने दीवान ऑफ बंगाल मान लिया था, बना दिया, अपॉइंट कर दिया कि अब अभी बंगाल के दीवान कौन है, देख रेख कौन करेंगे, किसकी पावर के अंडर में रहेगा, कंपनी के अंडर में। किसने कहा था, शाह आलम द्वितीय। कौन था वो, मुगल एम्परर था, इसको ध्यान रखना है। ऑन 12 अगस्त 1765, इसको जरूर नोट कर लेगा, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स का नोट करना, याद करना, बार बार उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज इन द रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट एंड वाज विटनेस्ड बाय द इंडियंस एंड इंग्लिश मैन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये किसने किया था, ब्रिटिश था, एक रॉबर्ट क्लाइव। वो एज ए क्लर्क आया था, लेकिन बाद में वो सेनापति बना और उसने कई लड़ाइयाँ यहाँ पर जीती, जिससे ब्रिटिशर्स का भारत में वर्चस्व बना। तो उसके ये था, और विटनेस कौन बने थे उसके, भारतीय और कुछ इंग्लिश मैन, यानी कि अंग्रेज। फॉर द ब्रिटिश दिस वाज ए लैंडमार्क अचीवमेंट, ब्रिटिशर्स के लिए ये क्या था, एक मील का पत्थर था, यानी कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए। इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। द कंपनी नाउ बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर दिस कंट्रोल। अब क्या हो गया, जो कंट्रोल उसकी टेरिटरी, जो टेरिटरी उसकी कंट्रोल में आ गई, तो वो उसका फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, यानी कि जो भी वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, पैसे का लेन देन है, व्यापार है, वाणिज्य जो भी चल रहा है, तो वो सब कुछ उस टेरिटरी में जो उसके अंडर में आए। जैसे बंगाल का उनको दीवान बनाया गया था शाह आलम द्वितीय द्वारा, तो वो क्या था, वो सब उनके कंट्रोल में थी, जैसे चाहे वो वैसे उसको रन कर सकते थे। आगे देखिएगा इसमें, यहाँ पे अब आता है रिवेन्यू फॉर द कंपनी। अब रिवेन्यू कंपनी को कैसे मिलता है, रिवेन्यू का मतलब होता है टैक्स। एक प्रकार से हम कोई भी चीज़ है तो उस पर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपका गुड्स बनता है तो उसमें टैक्स लग जाता है। आज की डेट में जीएसटी लग रहा है, लेकिन पहले भी ये लगता था, जिससे वो गवर्नमेंट को इनकम होती है और गवर्नमेंट उससे पूरी कंट्री को चलाता है, जो भी सिस्टम है उसको चलाता है। क्योंकि गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको सेना भी चाहिए, आज की डेट में आपको अलग अदर डिपार्टमेंट भी चाहिए, फिर उनको पेमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए टैक्स बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये बताते रिवेन्यू फॉर द कंपनी। अब कंपनी के लिए रिवेन्यू क्या रहा, टैक्स क्या रहा, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। इवन थो द कंपनी हैड बिकम द दीवान,
यद्यपि बंगाल का कंपनी दीवान बन गया था, शाह आलम द्वितीय ने जो मुगल सम्राट उसने बना दिया था, इट्स प्राइमरी फोकस रिमेन्ड ऑन ट्रेड। भाई दीवान बन गया, लेकिन इसका प्राइमरी जो फोकस था कंपनी का क्या था? ट्रेड पर था, व्यापार था। व्यापार, ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ट्रेड के दो पार्ट होते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। और कॉमर्स जो आपका कॉमर्शियल उसकी बात करते हैं, वाणिज्य की हम दूसरी बात करेंगे। वाणिज्य में क्या होता है? फैसिलिटीज अवेलेबल कराना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, पहले आप ट्रेड की बात करें। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड कहलाता है। तो जब कंपनी दीवान बनने के बाद भी उसका मेन फोकस क्या था? कि वो व्यापार करेगी, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर उसका फोकस है। इट वांटेड इनकम फ्रॉम रिवेन्यू। वो क्या था? इनकम चाहती थी टैक्स से। क्या चाहती थी? टैक्स से इनकम मिले। बट डिड नॉट वांट टू सेट अप ए रेगुलर सिस्टम ऑफ रिवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन। लेकिन वो रेगुलर वाला सिस्टम नहीं चाहती थी कि भाई रेगुलर हम बार बार उनसे कलेक्शन करें। भाई अभी गए, फिर 6 महीने बाद गए, या 1 साल बाद गए, या बार बार जाएं, हर किसी के पास रिवेन्यू, उस गांव में भी कलेक्शन करा, इस गांव में भी कलेक्शन करा। तो वो इस प्रकार का नहीं चाहते थे। वो एक ऐसा डिड नॉट वांट ए रेगुलर सिस्टम ऑफ रिवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन। इट वांटेड टू इंक्रीज द रिवेन्यू। वो तो केवल उनका रोल था कि वो रिवेन्यू को इंक्रीज, यानी कि टैक्स को इंक्रीज करना चाहते थे, सो दैट इट कुड बाई कॉटन एंड सिल्क एट लो कॉस्ट। ताकि वो सिल्क और कॉटन जो है वो जो है अच्छी कीमत पर ना पा करके बहुत सस्ती कीमत पर प्राप्त कर लें। बिफोर इट बिकम द दीवान, द कंपनी हैड टू बी इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। अच्छा, पहली बात सुनिए, इससे पहले क्या था? जब वो दीवान नहीं बने थे तो क्या करते थे? ब्रिटिश यहाँ से सिल्क और बहुत सारी चीज़ें, सिल्क है, कॉटन है, ये बहुत सारी चीज़ जिसकी जो यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, वो यहाँ से परचेज करके ले जाते थे और उसके बाद वो मैन्युफैक्चर्ड गुड करते थे और उससे वो प्रॉफिट लेते थे। तो वो यहाँ पर परचेज कैसे करते थे? पहले उनका करेंसी तो चलता नहीं था, तो उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर लेकर आते थे ब्रिटेन से और यहाँ पर चीज़ें खरीदते थे। नव रिवेन्यू कलेक्टेड वाज यूज्ड टू बी फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स। अब जब वहाँ पर बंगाल के वो दीवान बन गए तो वहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार उनके पास आ गया, तो जो पैसा मिलता था, जो भी रिवेन्यू मिलता था, पहले तो गोल्ड सिल्वर से परचेज करते थे यहाँ पर वस्तुएं, उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पर रिवेन्यू था उसी को जो अपना सामान खरीदना था, कॉटन और सिल्क खरीदना था, उसको शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनीज बंगाल डबल जस्ट 5 ईयर्स। तो इससे क्या हुआ? जो वैल्यू जो गुड्स की थी, जो बंगाल से वो खरीदते थे कंपनी, वो जो है उसका लगभग जो उसका क्या हो गया? बंगाल डबल इन द जस्ट 5 ईयर। तो बंगाल ने उनका जो वैल्यू डबल कर दिया, जो प्रॉफिट था उनका डबल हो गया। द कंपनी द इकोनॉमी ऑफ द बंगाल वाज बैडली इफेक्टेड। लेकिन जो बंगाल की जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई, क्योंकि वो इनका ही पैसा लेके इनसे खरीद के और बेनिफिट लेते थे, इनसे लो कॉस्ट पर खरीदते थे क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ आ गया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वेंट डाउन ड्रेस्टिकली। आर्टिसंस एंड पीजेंट वर अनेबल टू मेक ends meet. Artisans were forced to sell goods to the company at low prices and peasants were unable to pay the company taxes. आप इसको देख सकते हैं। in 1770 a great famine swept across Bengal. As the result about 10 million people dead. अब देख सकते हैं जब इनके हाथ में पूरी पावर होगी तो आर्टिशंस की बात करें या किसान करें तो इनको प्रेस करते थे कि वो जो प्रोडक्ट हैं मार्केट में सेल करते हैं वो कंपनी को सस्ते दामों में दे। तो किसान भी जो, और किसानों को ऊपर से टैक्स भी देना था, तो किसान जो टैक्स देने में भी असंभव थे और आर्टिसंस भी परेशान थे। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा बोलते हैं अकाल पड़ा और उस अकाल में आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 10 मिलियन 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ लोग मृत्यु के ग्रास में चले गए। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको बताया है। तो ये थोड़ा सा आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर नोट कर लिया करिए, जो डेट्स हैं उनको भी नोट कर लिया कीजिए। और एसएसटी वाकई में बहुत प्रिय सब्जेक्ट है और हिस्ट्री तो उनमें सबसे बेस्ट है, क्योंकि हिस्ट्री के जाने बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसको आप थोड़ा सा ज़रूर देखें,
वीडियो को पूरा वीडियो देखें। अब देखते हैं नीड टू बी इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की उन्हें आवश्यकता क्यों पड़ी। अब चीज़ बताइए कि आज भी भारत का मेन जो काम है वो आज भी भारत कृषि प्रधान देश में आता है। तो पहले इतनी टेक्नोलॉजी, इतने मिल, इतनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो थी नहीं। तो जो प्रोडक्शन है, जो इनकम का मेन साधन क्या था उस समय, एग्रीकल्चर था। अगर इनकम का साधन मजबूत नहीं है तो उससे होने वाला रिवेन्यू, जो टैक्स कलेक्शन है, वो कहाँ इतना ज़्यादा होगा। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें लिखा है नीड टू बी इम्प्रूव द एग्रीकल्चर क्यों पड़ी। द कंपनी फेल्ट दैट इट हैड टू डू समथिंग टू इंश्योर रेगुलर इनकम। अब कंपनी ने क्या सोचा कि भाई चलो ठीक है, इस बार फसल हो गई, फेमाइन पड़ गया, ये पड़ गया, तो कितना भी मार लो पीट लो भारतीयों को, वो इतना कहाँ तक देंगे। तो कंपनी ने सोचा भाई हमें जो ऐसा करना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम चलाना चाहिए कि जिससे हमें रेगुलर रेवेन्यू मिलता रहे, यानी कि एक निश्चित आय कंपनी को होती रहे। विद द ऑब्जेक्टिव इट इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। इसको सोचते हैं एक परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि परमानेंट का मतलब होता है स्थायी और सेटलमेंट का मतलब है बंदोबस्त। यानी कि जैसे बोलते हैं ना परमानेंट सेटलमेंट हो गया, मैं तो इस कंपनी में परमानेंट हो गया, यानी परमानेंट निश्चित हो गया। इसी प्रकार से वो रिवेन्यू के मामले में भी एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते थे जिसको उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट दिया, जो 1793 में उन्होंने चलाया था, कि उससे कंपनी को एक निश्चित आय, मान लिया इस वर्ष में इतनी निश्चित आय होगी, चाहे घटत बढ़, चाहे फेमाइन आ जाए, चाहे कुछ आ जाए। तो उन्होंने इस प्रकार का सिस्टम किया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार। राजाज का मतलब है जो किंग हुआ करते, छोटे छोटे तबकों के जो राजा हुआ करते थे। ये तो पूरे देश के हो गए थे, पहले छोटे छोटे राजाओं के में बटा हुआ था पूरा कंट्रीज। एंड तालुकदार, जो भी आपके जो बड़े बड़े तालुकदार जिनके अंडर में आते थे, वर टू द जमींदार। जमींदार की बात करें, हिज राइट ऑन द लैंड वाज नॉट सिक्योर एंड ही हैड टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लैंड टू पे द रेंट। फेलियर टू पे दिस रेंट और लोन रिजल्टेड हिज लूजिंग द एनेस्टर लैंड। अब इसके तहत क्या किया गया था, यहाँ के जो थोड़ा सा हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार, जो तालुकदार थे उनको जमींदार रिकॉग्नाइज किया गया। दे हैड टू बी कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे टू द रिवेन्यू टू द कंपनी। अब उन्होंने कहा भी जो वहाँ के राजा हैं या जमींदार हैं किसी एरिया के, तो उनको जिम्मेदारी दे दी। बोला अब कंपनी वाले कलेक्ट नहीं करेंगे, आपको ठेका दे दिया एक प्रकार से, हमें तो आपसे 1 ईयर में या 6 मंथ में जो भी टर्नओवर उन्होंने रखा, तो उन्होंने बोला हमें तो इतना आप टैक्स दे दीजिएगा और इट्स योर ड्यूटी हाउ टू बी कलेक्ट द टैक्सेस। तो उन्होंने उसको जिम्मेदारी दे दी कि आप पीजेंट से भी आप रिवेन्यू कंपनी को दें कलेक्ट करके। दिस सेटलमेंट वाज द परमानेंट बिकॉज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच जमींदार वाज फिक्स्ड परमानेंटली एंड वुड नॉट बी इंक्रीज इन द फ्यूचर। और इसमें ये से परमानेंट सेटलमेंट इसलिए कहा गया कि जो जमींदारों से उन्होंने सेटल किया था, भाई एक जमींदार से कहा कि मान लिया भी ठीक है आपको $10,000 देने या 10,000 रुपीज़ पर ईयर देने, तो वो उन्होंने जितने भी थे ताल्लुकदार थे या जमींदार थे, उनको सभी के लिए उसी हिसाब से उन्होंने वो कर दिया था। और वो ये भी कहा गया कि भविष्य में ये परमानेंट है, आज भी आपको इतना देना है, जब तक आप रहेंगे जब तक आपको इतना ही देना है, वो भविष्य में इंक्रीज नहीं होगा। तो इसके मामले में मैं आपको बताऊंगा इसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ा था। द कंपनी थॉट दैट दिस वुड इंश्योर दैट देयर वाज ए रेगुलर इनकम। कंपनी क्या सोचती थी कि इससे हमारी जो एक निश्चित आय हो जाएगी, रेगुलर इनकम हो जाएगी इनटू कंपनीज कॉफर्स एंड द जमींदार्स वुड इन्वेस्ट द इम्प्रूविंग द लैंड। और जमींदार क्या करेंगे, भाई जमींदारों को तो एक निश्चित दे दिया, जमींदार तो इतना पैसा देंगे कंपनी को, तो जमींदार ज़्यादा इनकम के लिए अपना बेनिफिट लेने के लिए क्या करेंगे, जमींदार जो खेतों को इम्प्रूव करेंगे, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगे जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा और उनको टैक्स ज़्यादा हो, उन्हें क्योंकि कंपनी को तो एक निश्चित टैक्स देना है। एज दे वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, अगर उन्हें बेनिफिट लेना है तो उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ उनके दिमाग में थी परमानेंट सेटलमेंट। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ रहे हैं। आगे के लिए हम इसके बारे में बताएंगे कौन कौन से उन्होंने सेटलमेंट और किए, क्योंकि इससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको लगा, फिर दूसरा सेटलमेंट आ गया। तो ये सेटलमेंट मुनरो ने भी किया। अदर जो ज़मींदारी सिस्टम था, प्रॉब्लम ज़मींदारी सिस्टम की, ये भी आप पढ़ेंगे। तो इसको आप पूरे चैप्टर को
पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा, क्योंकि एसएसटी में अगर आप एक भी पॉइंट छोड़ देते हैं, ओरली आप वैसे पढ़ लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके जो आज की डेट में बोर्ड में एग्जामिनेशन में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, अगर वो एक गलत 1 मार्क्स में कोई आपका वो तो ऑप्शन होता नहीं है, तो उसमें पूरे मार्क्स कट जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप जो है कंटिन्यू रखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक वॉच कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।